हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। और आज हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन लेवी के बारे में। कंपोजिशन लेवी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी हमारे छोटे बिजनेस पर्सन्स हैं उन सब के लिए कंपोजिशन एक बेनिफिशियल ऑप्शन है। वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है ये एक सब्जेक्टिव इशू है, यानी कि आपको जज करना पड़ेगा केस टू केस बेसिस पे। लेकिन आप कब एलिजिबल हो कंपोजिशन लेवी में जाने के लिए, उसकी टर्म एंड कंडीशंस क्या हैं, और अगर आप कंपोजिशन लेवी में जाते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। इसको अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं तो अगर आप एक बार डिसाइड कर ही लेते हो कि मुझे कंपोजिशन में जाना है तो आपके दो स्टेजेस हो सकते हैं। पहला स्टेज ये हो सकता है कि आप कंपोजिशन में ट्रांजिशन के टाइम जाना चाहते हो, यानी कि आप ट्रांजिशन होके एग्जिस्टिंग बिजनेस में थे और एग्जिस्टिंग टैक्सेशन से आप ट्रांजिशन लेके जीएसटी में आए हो और वहां पे आप कंपोजिशन लेवी को चूज करना चाहते हो। दूसरा ऑप्शन हो सकता है जहां पे आप एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेते हो जीएसटी में ही, और जीएसटी में फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आप डिसाइड करते हो कि ओके मुझे कंपोजिशन लेनी है। हम प्रोसीजर भी डिस्कस करेंगे कि उन दोनों के केस में मुझे कौन से फॉर्म फिल करने हैं और उन फॉर्म से मुझे क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कंपोजिशन लेना है, अगर मैं ट्रांजिशन के टाइम पे आ रही हूँ कंपोजिशन में तो मेरी क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं और मुझे किन केसेस में कंपोजिशन मिलेगा, किन केसेस में नहीं मिलेगा। ये टर्म एंड कंडीशन अब इनमें से कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ ट्रांजिशन वाले पे एप्लीकेबल होंगी और कुछ ऐसी हैं जो नॉर्मल पे भी एप्लीकेबल होंगी। सिर्फ ट्रांजिशन वाले पे कुछ एडिशनल कंडीशंस है, यानी कि नॉर्मल तो सभी पे एप्लीकेबल होंगी। तो एक बार हम लोग देखते हैं कि क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है अगर आपको कंपोजिशन लेवी ऑप्ट करनी है। मैं पहले सारी की सारी जनरल कंडीशंस आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, उसमें फिर जो ट्रांजिशन के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस हैं वो हम आपको एडिशनली मैं आपको बताऊंगी कि ट्रांजिशन के टाइम पे आपको ये भी देखना है। सबसे पहली कंडीशन, अब इसके जो प्रोविजंस हैं वो प्रोविजंस भी दो जगह स्कैटर्ड हैं। पहले प्रोविजंस इन्होंने हमारे जो एक्ट है इटसेल्फ, यानी कि हमारा सीजीएसटी एक्ट, वहां पे सेक्शन 10 में प्रोवाइड किए हैं। देन इसके कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हैं वो हमारी रूल्स में कवर की गई हैं। तो हमारे जो सीबीसी ने नोटिफाइड रूल्स किए हैं उन रूल्स में रूल नंबर 3 से लेके और रूल नंबर 7 तक कवर करता है कंपोजिशन के रूल्स को। 1 और 2 वैसे भी डेफिनेशन और कमेंसमेंट वगैरह के लिए हैं तो वो उतने रिलेवेंट भी नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कंपोजिशन लेवी लेनी है तो कौन कौन सी कंडीशंस आपके लिए फुलफिल करना कंपलसरी है जो रूल्स में दी हैं, पहले मैं वो वाली कंडीशंस आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू रूल्स हमें कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट नहीं होने चाहिए, यानी कि आप सीटीपी नहीं हो, यानी कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो दूसरे स्टेट में जाके कोई बिजनेस एक्टिविटी टेकअप करते हैं, दोज पीपल आर कॉल्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इन जीएसटी, तो वो नहीं होनी चाहिए आप। सेकंड कंडीशन है कि जो अब ये जो कंडीशन है वो अपॉइंटेड डेट जहाँ पे लिखा है, यानी कि वो जो माइग्रेट होके आने वाले हैं ये उनके लिए है। सो द गुड्स हेल्ड इन स्टॉक बाय हिम इन द अपॉइंटेड डेट हैव नॉट बीन परचेज्ड इन कोर्स ऑफ द इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ कॉमर्स, यानी कि इंटर स्टेट परचेज की हुई गुड्स आपके पास नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, आपके पास इंपोर्टेड फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, यानी कि कोई इंपोर्टेड गुड्स नहीं होनी चाहिए। एंड द ब्रांच ट्रांसफर फ्रॉम ए ब्रांच सिचुएटेड आउटसाइड द स्टेट और आउटसाइड द कंट्री, यानी कि वो नहीं होने चाहिए। और फ्रॉम हिज एजेंट और प्रिंसिपल आउटसाइड द स्टेट, यानी कि कोई भी इंटर स्टेट परचेज या इंटर स्टेट ट्रांसफर किए हुए जो गुड्स हैं उसका स्टॉक आपके पास एज ऑन 30 जून अगर है तो आप ट्रांजिशन के टाइम पे कंपोजिशन लेवी में आने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपको अपने स्टॉक में चेक करना पड़ेगा कि कोई आपके पास इंटर स्टेट परचेज वाला स्टॉक तो नहीं है। तो ये आपके लिए एडिशनल कंडीशन है। ये कंडीशन सिर्फ ट्रांजिशन वालों के लिए है, याद रखिए। जो लोग नॉर्मली कंपोजिशन डीलर में कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते हैं जीएसटी में, वो इंटर स्टेट परचेज कर सकते हैं, उनके लिए ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इवन कंपोजिशन लेने के बाद भी आप इंटर स्टेट परचेज कर सकते हैं। बैन या रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इंटर स्टेट सेल पे है आफ्टर यू कमिंग कंपोजिशन। तो यानी कि आप पे इंटर स्टेट परचेज किया हुआ सेल में एग्जांपल आपको देती हूँ। लेट्स सपोज आप गुजरात में हैं और आप दिल्ली से कुछ गुड्स परचेज करते हैं और वो गुड्स आपके स्टॉक में बची हुई है 30 जून को, तो आप ट्रांजिशन के टाइम पे कंपोजिशन लेवी में नहीं आ सकते। फ्यूचर में, मतलब अभी आप नॉर्मल स्कीम में आ जाइए, उसके बाद उस स्टॉक को खत्म करके तब आप फ्यूचर में ऑप्ट कर सकते हो। ऑल्दो कंपोजिशन लेवी को ऑप्ट करने के लिए आपका मतलब फाइनेंशियल ईयर कंसेप्ट चलेगा। तो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको अगर कंपोजिशन चाहिए तो आप उसके शुरू में ऑप्ट करोगे और फिर अगले साल आप इंटीमेशन देके उसको हर साल आपको एक तरीके से रिन्यू करना होगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है,
फर्स्ट कंडीशन थी आपको CTP नहीं होना चाहिए और आप नॉन रेजिडेंट नहीं हो। सेकंड कंडीशन थी कि आपके पास इंटरस्टेट परचेज किया हुआ स्टॉक नहीं होना चाहिए अगर आप ट्रांजिशन के टाइम पे आ रहे हो। नाउ द थर्ड कंडीशन इज गुड्स हेल्ड इन स्टॉक बाय हिम हैव नॉट बीन परचेज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर। अब जो आपने गुड्स परचेज किए वो आपके पास अनरजिस्टर्ड सप्लायर वाली नहीं होनी चाहिए, और अगर हैं तो आपने 93 या 94 में उसमें टैक्स पे किया हो। अब GST में आने के बाद तो ठीक है, आप 93 94 में टैक्स पे कर सकते हैं, लेकिन जब आप स्टॉक लेके आ रहे हो तो स्टॉक अगर अनरजिस्टर्ड से परचेज किया हुआ है तो क्या वहां पे भी रिस्ट्रिक्शन है। इस रूल में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है और क्लैरिटी की थोड़ा सा अभाव है इसके अंदर, क्योंकि अगर आप इस प्रोविजन में क्या ट्रांजिशन वालों को भी कवर कर रहे हैं या सिर्फ फ्रेश के लिए, क्योंकि 93 94 फ्रेश पे कवर होगा, एप्लीकेबल होगा फ्रेश पे, क्योंकि जब तक आप GST में रजिस्टर्ड नहीं हुए आप पे GST का सेक्शन कैसे एप्लीकेबल हो सकता है। सो इंटरस्टेट परचेज अनरजिस्टर्ड से जो परचेज है यानी कि कंपोजिशन में आने के बाद तो आप उस पर वैसे भी टैक्स दोगे ही, यानी कि GST में अगर आप रजिस्टर्ड तो आप वैसे भी अपनी अनरजिस्टर्ड से परचेज पे टैक्स दोगे ही। तो इस रूल में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, तो हो सकता है कि शायद वो अनरजिस्टर्ड की परचेज जो आप करंट स्टॉक लेके जा रहे हो वहां पे भी उसको रेस्ट्रिक्ट करे, तो वहां पे भी शायद आपको टैक्स पे करना होगा, उसके बाद आप उस स्टॉक को ले जा सकते हैं GST के अंदर। द नेक्स्ट कंडीशन इज ही शैल पे टैक्स अंडर सेक्शन 93 एंड 94। ये करंट लॉ के लिए सेम कंडीशन का रेप्लिका है। ही वाज नॉट एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स एज नोटिफाइड अंडर क्लोज ऑफ सबसेक्शन 10(2)। सबसेक्शन 10(2) में गवर्नमेंट को राइट दिया गया है कि वो एक नोटिफाई कर सकती है उन गुड्स को जिनके मैन्युफैक्चरर्स को कंपोजिशन लेवी नहीं मिलेगी। तो वहां पे गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स को नोटिफाई भी किया है और वो लिस्ट आप अभी अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये वो गुड्स है जहाँ पे गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है जहाँ पे आपको कंपोजिशन लेवी नहीं मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारी चौथी कंडीशन थी, सॉरी ये हमारी फिफ्थ कंडीशन थी। नेक्स्ट कंडीशन है ही शैल मेंशन द वर्ड कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्सेस ऑन सप्लाईज। यानी कि आपको अपने इनवॉइसेस पे, आपको अपनी बिल ऑफ सप्लाई पे, टैक्स इनवॉइस तो आप काटोगे ही नहीं, आप बिल ऑफ सप्लाई काटोगे, तो आपको अपनी बिल ऑफ सप्लाई पे स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा कि यू आर कंपोजिशन डीलर एंड यू आर नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट द टैक्स। साथ में जो भी आपके लेटर हेड्स है, आपका बोर्ड है आपकी प्रीमाइसेस पे, वहां पे भी आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना है कि आप कंपोजिशन डीलर हैं इसलिए आप टैक्स नहीं डिडक्ट कर सकते। तो वहां पे आपको सिर्फ इतना मेंशन करना है कि यू आर ए कंपोजिशन डीलर। तो ये आपकी वो कंडीशंस थी जो हमारे लॉ के अंदर प्रोवाइडेड थी, रूल्स के अंदर प्रोवाइड थी फॉर द कंपोजिशन डीलर। इसके अलावा कुछ कंडीशन है जो GST मॉडल लॉ में, जो हमारे CGST एक्ट में कन्वर्ट हो गया बाद में, यानी कि जो CGST एक्ट में हमें गिवन है वो कंडीशंस क्या क्या है। वो कंडीशंस है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 75 लाख से ज्यादा है तो आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। पहले 50 लाख थी, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन लाके इसको 75 लाख कर दिया है, लेकिन जो आपके 11 स्टेट्स हैं, 2 को छोड़ के, तो उनके अलावा जो बाकी स्टेट्स है वहां पे आपको जो टर्नओवर लिमिट है वो कम है, वो अभी वहाँ पे 50 लाख ही है। यानी कि 75 लाख से ज्यादा एक नॉर्मल स्टेट में अगर आपकी टर्नओवर है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में तो आप कंपोजिशन लेवी के लिए एलिजिबल नहीं है। अब एग्रीगेट टर्नओवर में मुझे क्या क्या इंक्लूड करना है, तो आई कैन से सब कुछ, आपकी एग्जेम्प्टेड, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, एक्सपोर्ट, यानी कि हर तरह की टर्नओवर को आपको इंक्लूड करना है। देन he is not engaged in interstate taxable supply, यानी कि आप इंटरस्टेट सेल अगर करते हो तो इंटरस्टेट सेल करते ही आप कंपोजिशन से आउट हो जाएंगे। देन कंपोजिशन लेवी आपके एक पैन के अंदर रजिस्टर्ड जितने भी SSC हैं सबको यूनानिमसली इकट्ठे अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक एंटिटी को कंपोजिशन मिले और दूसरी एंटिटी को कंपोजिशन नहीं मिले। मतलब ऑल ओवर इंडिया अगर आपके 10 ऑफिसेज हैं तो 10 के 10 ऑफिसेज को कंपोजिशन ही लेना पड़ेगा। उनमें से कोई भी एक इनएलिजिबल है तो फिर बाकी ऑफिसेज को भी कंपोजिशन नहीं मिलेगी, बाकी प्लेसेस को भी आपके कंपोजिशन नहीं मिलेगी। सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कंपोजिशन लेवी नहीं है, यानी कि कंपोजिशन लेवी सिर्फ गुड्स सेल करने वाले डीलर्स के लिए या मैन्युफैक्चरर्स के लिए है। सर्विस इंडस्ट्री में सिर्फ रेस्टोरेंट्स एक एक्सेप्शन है। रेस्टोरेंट्स वर्ड थोड़ा सा नैरो है, जो रूल में यूज किया गया है वो वर्ड थोड़ा सा ब्रॉडर है। मतलब सेल ऑफ फूड या सप्लाई ऑफ फूड, वेदर इट इज इन रेस्टोरेंट और एनीवेयर एल्स, यानी कि एज अ पार्ट ऑफ अ सर्विस या फिर वो अदरवाइज भी है। तो सेल ऑफ फूड जो है, यानी कि फूड आर्टिकल्स को अगर आपको सेल किया जा रहा है, सर्व किया जा रहा है,
तो फिर उस केस में आप कंपोजिशन लेवी के लिए एलिजिबल हैं, उस केस में आप एलिजिबल हैं। उसके अलावा अगर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर सर्विस के केस में आपको कंपोजिशन नहीं मिलेगी, सिर्फ एक एक्सेप्शन जो मैंने आपसे डिस्कस किया। और आपको गुड्स अगर आप परचेज करके सेल करते हैं तो आपको कंपोजिशन मिल जाएगी। आप गुड्स मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं तो भी आपको कंपोजिशन मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने इंटर स्टेट सेल की 10 रुपए की भी, तो आप कंपोजिशन से आउट हो जाएंगे, यानी कि आपको फिर कंपोजिशन लेवी के लिए एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी। तो अब अगर आप मल्टीपल बिजनेसेस करते हैं, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा? अगर आप मल्टीपल बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बहुत बारीकी से ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि मेरा बिजनेस का स्ट्रक्चर है, उसमें कोई ऐसा काम तो नहीं है जो इन एलिजिबिलिटी वाला है। मैं एग्जांपल आपको एक देती हूँ। लेट्स सपोज आप एक होटल चलाते हो, होटल के साथ आपका रेस्टोरेंट भी है। रेस्टोरेंट को कंपोजिशन अलाउड है लेकिन होटल को कंपोजिशन अलाउड नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप सेम पैन में काम कर रहे हो, यानी कि सिंगल पैन है आपका होटल का रेस्टोरेंट का, तो क्योंकि होटल इज इनएलिजिबल तो फिर रेस्टोरेंट के लिए भी आपको कंपोजिशन नहीं मिलेगा। तो आपको तभी मिलेगा जब आप अपने एक पैन के अंदर जितने भी काम कर रहे हैं सबके सब एलिजिबल हैं कंपोजिशन लेवी के लिए। तो आप अपने बिजनेस को एक बार ये जरूर चेक करें कि अगर आप एक स्टेट में 3-4 अलग अलग बिजनेसेस कर रहे हैं तो एक तो उनमें से कोई भी बिजनेस इंटर स्टेट सेल नहीं करेगा। इंटर स्टेट सेल में आप ये जरूर ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि मैं ही गुड्स को इंटर स्टेट डिस्पैच कराऊंगी तो वो इंटर स्टेट सेल होगी। अगर कोई दूसरे स्टेट से आके आपसे गुड्स परचेज करके जाता है और उस पर अपना GSTN लिखवाता है जो कि दूसरे स्टेट का है, और वो खुद उन गुड्स को लेके चला गया उस स्टेट के अंदर, तो आप IGST चार्ज करोगे। IGST चार्ज करने का मतलब है आपकी सप्लाई इंटर स्टेट हो गई, आप कंपोजिशन से आउट हो जाओगे। आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि इंटर स्टेट वाला जो GST आया है उसका बिल भी आपको नहीं काटना है। फिर तो जहाँ पे आपकी सप्लाई दूसरे स्टेट में फॉल कर रही है वो आपको बिल नहीं काटना है। तो इंटर स्टेट ये नहीं कि मैं ही ट्रांसपोर्टेशन कराऊं, हो सकता है कि वो बंदा खुद भी उनको लेके चला जाए गुड्स को, तो अगर वो वहां का GSTN और वहां की प्लेस ऑफ सप्लाई आपको लिखवा के जा रहा है तो आप कंपोजिशन से आउट हो जाएगा। इंटर स्टेट बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर है, तो ये आपको बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना है कि उस केस में आपको इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करनी है। अब आपको कंपोजिशन लेवी मिल गई, अब क्या? कंपोजिशन लेवी मिलने के बाद आप पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिवर्स चार्ज में टैक्स पे तो करोगे लेकिन आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो 9(4) और 9(3) दोनों सेक्शंस में आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स तो पे करना है लेकिन आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब एक क्वेश्चन इसमें काफी लोगों का आता है कि अगर मैं कंपोजिशन डीलर से परचेज कर रही हूँ क्या उस पे 9(4) का सेक्शन अप्लाई हो जाएगा, यानी क्या मैं उस पे रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि कंपोजिशन डीलर भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है, आपको ध्यान रखना है। कंपोजिशन डीलर इज ऑल्सो रजिस्टर्ड पर्सन। सिर्फ इतना है कि उसने सेक्शन 9 की लेवी की बजाय सेक्शन 10 की लेवी को चूज कर लिया, तो GST में 2 अलग अलग लेवी हो गई। सेक्शन 9 की एक लेवी होगी और एक लेवी हमारी सेक्शन 10 की हो गई। तो रजिस्टर्ड है, ही इज ड्यूली रजिस्टर्ड पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ GST। सिर्फ लेवी उसने डिफरेंट चूज कर ली है वो। देन अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मुझे इसके लिए फॉर्म कौन से फिल करने हैं, अगर मुझे कंपोजिशन लेवी लेनी है तो, मतलब प्रोसीजरल एस्पेक्ट में, तो कौन कौन से फॉर्म्स मेरे को इसमें फिल करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ट्रांजिशन के थ्रू आ रहे हो कंपोजिशन लेवी में, तो ट्रांजिशन के थ्रू आने में आपको सबसे पहले CMP 01 फाइल करना है। CMP 01 का भी आप फॉर्मेट देख सकते हो, ये CMP 01 का फॉर्मेट है। अब देखिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। CMP 01 भरना कितने दिनों में है, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग इशू है, क्योंकि जब प्रोविजन लिखे हैं रूल्स में वहां पे लिखा है कि आपको अपॉइंटेड डेट के 30 डेज के अंदर राइट दिया है CMP 01 भरने का, फाइल करने का। लेकिन गवर्नमेंट ने PIB जो उनकी साइट है, मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वहाँ पे जो उनकी रिलीजेस आती हैं वहाँ पे उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है, उसमें उन्होंने लिखा है कि 21 जुलाई तक की डेट है, 21 से 22 जुलाई तक की। अब उसकी वैलिडिटी क्या है वो उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहती, लेकिन अभी भी टाइम है। और फॉर्म सिर्फ एक पेज का बहुत सिंपल इंटीमेशन है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज 21 तारीख से पहले इस फॉर्म को फिल करके आप अपलोड कर दो, क्योंकि अब आइडेंटिटी या प्रिंसिपली दैट इज गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब उन्होंने 22 लिखा है वहां पे, तो अगर उसको मतलब गवर्नमेंट मैंडेटरी कर दे तो हमारे लिए थोड़ी हार्डशिप हो जाएगी, तो आपको फिर कंपोजिशन मिल नहीं पाएगी। तो आप अभी फॉर्मेट एक बार फिर से देख सकते हैं CMP 01 का। इट्स वेरी सिंपल, आपको जो GSTN आया है आपको वो फिल करना है, अपना लीगल नेम, ट्रेड नेम, देन एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, देन आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, मैन्युफैक्चरर हो आप या सप्लायर हो या फिर आप किसी और कैटेगरी में फॉल करते हो, फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए आप ऑप्ट कर रहे हो,
देन ज्यूरिसडिक्शन एंड सेंटर वो आपको मिल जाएगा ऑनलाइन ही, डिक्लेरेशन, वेरिफिकेशन, बहुत सिंपल। मुझे नहीं लगता कि आपको 5 मिनट से ज़्यादा इस फॉर्म को फिल करने में लगेंगे, तो विदाउट एनी डिले आई थिंक ये फॉर्म एटलीस्ट, क्योंकि सिर्फ इंटीमेशन है तो इंटीमेशन आप प्लीज़ ज़रूर फाइल कर दें। इसके बाद आपको एक दूसरा फॉर्म फाइल करना है। जो लोग ट्रांजिशन के थ्रू जा रहे हैं उनके लिए नेक्स्ट फॉर्म है CMP 03। CMP 03 में आपको बाकी सब डिटेल्स भी देनी है, यानी कि आपको अपने स्टॉक की डिटेल देनी है। अब ये ध्यान रखना, इंटरस्टेट परचेज किया हुआ स्टॉक इस फॉर्म में नहीं जा सकता, तो उसका भी आप एक बार अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन से स्टॉक परचेज किया है वो आपको डिटेल देनी है, साथ ही आपने कुछ अनरजिस्टर्ड से परचेज किया है तो वो भी आपको डिटेल देनी है। देन आपने कोई टैक्स जो पे किया है, सेंट्रल टैक्स या स्टेट टैक्स, वो आपको यहाँ पे डिटेल देनी है। अब अगर आप इसका फॉर्मेट देखोगे तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, यानी कि आप अनरजिस्टर्ड से परचेज वाला स्टॉक ला रहे हो तो यहाँ पे आप सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स पे कर रहे हो। फॉर्म में उन्होंने वो चीज़ क्लियर कर दी, क्योंकि अगर कोई अभी रजिस्टर होके आया ही नहीं है GST के अंदर फाइनली, तो फिर उसका स्टेट टैक्स एंड सेंट्रल टैक्स का ऑप्शन होने का कोई रीज़न नहीं बचता है। सो यू कैन सी फ्रॉम द फॉर्म, तो आप अनरजिस्टर्ड वाला स्टॉक लेके आएंगे तो व्हाट माय व्यू इज आपको स्पेशल टैक्स पे करना पड़ेगा, तब आपको अलाउ किया जाएगा उसको GST के अंदर। तो ये दोनों हमारे फॉर्म्स थे। अच्छा, अब अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन ले आए आपने और तब आप शिफ्ट होके जा रहे हो, देखो अगर आप डे 1 से कंपोजिशन चूज कर रहे हो GST में आने के बाद फ्रेश रजिस्ट्रेशन के केस में, तो आप जब अपना REG 01 फिल करोगे, उसका पॉइंट नंबर 5 और 6 है, वहीं पे आप सिर्फ टिक कर दोगे कि यू आर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी, वहीं से आपका एप्लीकेशन चली जाएगी। मतलब उसके लिए आपको कुछ एडिशनल नहीं देना। अब GST में रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं आप और लेने के बाद आपने डिसाइड किया कि मुझे कंपोजिशन में जाना है, वहां पे आपको फिर इंटीमेशन देनी पड़ेगी और वो इंटीमेशन आपकी CMP 02 में जाएगी। CMP 02 में भी आप देख सकते हैं सिंपल फॉर्मेट है इसके अंदर भी, साथ ही आपका ITC 1 में स्टॉक की डिटेल भी जाएगी। स्टॉक की डिटेल मुझे यहाँ पे क्यों देनी है इस केस में, क्योंकि जब आप नॉर्मल लेवी से कंपोजिशन लेवी चूज करोगे तो आपका जितना भी स्टॉक है उस स्टॉक का जो टैक्स है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट वो लैप्स कर जाएगा। अगर आप देखोगे सेक्शन 18(4) तो वहां पे रिवर्सल के लिए लिखा है, यानी कि आपको रिवर्स करना है क्रेडिट अगर आप नॉर्मल से कंपोजिशन में जा रहे हो। और वो रिवर्सल फिर आपका जो रूल 44 है वहां पे उसका मैनर ऑफ कैलकुलेशन दिया गया है 44(5) में, वहां पे बताया गया है कि आपको वो रिवर्स करना है उतनी अमाउंट। तो वो रिवर्सल के लिए आपको CMP 02 में अपना स्टॉक डिक्लेयर करना पड़ेगा और उतना अमाउंट आपको रिवर्स करना पड़ेगा। टॉपिक काफी लेंदी है और हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा अपने वीडियो की लेंथ छोटी रखें। तो आगे आने वाली सीरीज में मैं आपको एक एक फॉर्म को डिटेल में भी समझाऊंगी कि आपको किस तरीके से फाइल करना है। लेकिन ट्रांजिशन वालों के लिए CMP 01 एंड CMP 03, और जो लोग फ्रेश हैं उनके लिए CMP 02, और साथ में आपको ITC 1 में अपने स्टॉक की डिटेल देनी पड़ेगी जिन पे कि आपको टैक्स रिवर्स करना पड़ेगा। साथ ही आप अगर ट्रांजिशन में भी आ रहे हैं तो ध्यान रखिए आप यहाँ पे कोई भी टैक्स लेके नहीं आ सकते, मतलब टैक्स आपका भी लैप्स होगा, जो भी आपके क्रेडिट में होगा आपको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा अपने एग्जिस्टिंग टैक्स का। तो बाकी लोगों का CGST SGST कन्वर्ट होगा लेकिन आपका नहीं होगा। तो ये बेसिक प्रोविजंस थे कंपोजिशन लेवी से रिलेटेड। कंपोजिशन लेवी लेते हुए आपको बहुत ध्यान से बहुत ही केयरफुली चेक करना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स बहुत डिफिकल्ट है और हो सकता है कि आप उनमें से किसी में भी डिफॉल्ट कर जाओ और आपको पता भी ना चले। तो डिफॉल्ट के लिए पेनल्टी भी अच्छी खासी है यहाँ पे। तो इसके लिए आई विल सजेस्ट कि आप लोग प्लीज अच्छी तरीके से सारे रूल्स डिटेल में देखें और उसके बाद डिसाइड करें कि आपको कंपोजिशन में जाना है कि नहीं जाना। साथ में ये भी देखें कि आपको ITC नहीं मिलेगा और आउटपुट पे जो आपको टैक्स पे करना है वो रिस्पेक्टिवली आपका 1%, 2% एंड 5%, यानी कि ट्रेडर के लिए 1%, मैन्युफैक्चरर के लिए 2% और रेस्टोरेंट्स के लिए 5% है। तो एक बार वो कैलकुलेशन करना हमारे लिए बनता है कि हमारे लिए वो बेनिफिशियल रहेगी कि नहीं। इसी के साथ मैं अपनी ये वाली वीडियो क्लोज करती हूँ। इसी सीरीज में हम लोग फर्दर वीडियोस भी लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे छूट नहीं जाए। आप अपने क्वेश्चंस और क्वेरीज हमेशा की तरह हमें हमारी मेल ID पे या फिर कमेंट्स के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।